हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्लास 10th के चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल युद्ध किसे कहते हैं? पानी के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष, पानी के लिए युद्ध, रोटी पानी के लिए युद्ध, कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पानी के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष को जल युद्ध के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर का, ये पूछा गया क्वेश्चन है तो आपको जरूर से याद रखना है। किस वित्तीय एजेंसी संगठन ने सरकार पर नगरपालिका जल आपूर्ति का नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ बोलीविया, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, विश्व बैंक ऐसा संगठन है जिसने सरकार पर नगरपालिका जल आपूर्ति का नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला था। राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को कब बर्खास्त किया और संसद को भंग कर दिया? फरवरी 2005 में, फरवरी 2006 में, मार्च 2006 में या अप्रैल 2006 में? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया और संसद को भंग कर दिया। राजा वीरेंद्र की शाही परिवार के एक रहस्यमय नरसंहार में हत्या कर दी गई थी। कब कर दी गई है? तो 2000 में, 2001, 2002 या 2003? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, 2001 में राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। बोलीविया के लोगों ने किसके विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किया? सीमित मताधिकार, सार्वजनिक सुविधाओं के प्रति सरकार की उदासीनता, पानी का निजीकरण, शैक्षिक सुविधाओं की कमी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पानी के निजीकरण के लिए बोलीविया के लोगों ने एक सफल संघर्ष किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। गलत कथन चुने, बहुराष्ट्रीय कंपनी ने पानी की कीमत 4 गुना बढ़ा दी, कई लोगों को 1000 रुपए का मासिक बिल मिला, पानी के बिल में इस भारी बढ़ोतरी के कारण लोकप्रिय विरोध हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई भी पॉइंट गलत नहीं है, सभी सही है। यही सारी चीजें हो रही थी, इसीलिए एक आंदोलन हुआ था जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इनमें से कौन संगठित राजनीति की एजेंसियों में से एक नहीं है? राजनीतिक दल, दबाव समूह, आंदोलन समूह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई भी संगठित राजनीति की एजेंसियों में से एक नहीं है। अधिकांश समय लोकतंत्र का विकास होता है सर्वसम्मति से, लोकप्रिय संघर्ष से, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लोकप्रिय संघर्ष से अधिकांश समय लोकतंत्र का विकास होता है। 1987 में कर्नाटक में शुरू हुआ किटिको हचिको आंदोलन किस पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन है, बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है ये। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, किसानों द्वारा अहिंसक विरोध का एक आंदोलन है जिसे किटिको हचिको आंदोलन कहते हैं। कर्नाटक में हुआ था ये 1987 में, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोलीविया का जल युद्ध किसने जीता? लोग, सरकार, एमएनसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा बोलीविया का जल युद्ध जीता गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद रखना है। कौन सी पार्टी संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती थी और सशस्त्र संघर्ष में शामिल थी लेकिन लोकप्रिय विरोध में शामिल हो गई? ऐसी कौन सी पार्टी है? नेपाली कांग्रेस पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती थी लेकिन लोकप्रिय विरोध में शामिल हो गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रखना है। लोकतंत्र के निर्णायक क्षण में आमतौर पर किसके बीच संघर्ष शामिल है? दो सबसे शक्तिशाली समूह, वे समूह जिन्हें सत्ता का प्रयोग किया है और वे जो सत्ता में हिस्सेदारी की आकांक्षा रखते हैं। दो शक्तिहीन समूह, लोग और जनप्रतिनिधि, तो कौन शामिल है इसमें? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, वे समूह जिन्होंने सत्ता का प्रयोग किया है और वे जो सत्ता में हिस्सेदारी की आकांक्षा रखते हैं। ऐसे लोग लोकतंत्र के निर्णायक क्षण में क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन है? CII, अटैक, गैर सरकारी संगठन या पर्यावरण आंदोलन? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पर्यावरण आंदोलन एक आंदोलन है। बोलीविया में विरोध का समर्थन करने वाला कौन सा राजनीतिक दल 2006 में बोलीविया में सत्ता में आया? सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बोलीविया की कांग्रेस पार्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सोशलिस्ट पार्टी। ये बोलीविया में विरोध का समर्थन करने वाला राजनीतिक दल 2006 में बोलीविया में सत्ता में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संस्थान विरोध आंदोलन में शामिल नहीं हुआ? श्रमिक संघ और उनके संघ, स्वदेशी लोगों का संगठन, शिक्षकों, वकीलों और मानव अधिकार समूह का संगठन, सेना? कौन सा है इसमें? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी, जो सेना थी वो शामिल नहीं हुई थी इस आंदोलन में, ये आपको याद रखना है। गलत कथन चुने। एक हित समूह की तरफ एक आंदोलन चुनावी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेता। एक हित समूह की तरह एक आंदोलन राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। हित समूह के विपरीत आंदोलन का एक ढीला संगठन नहीं होता है। हित समूह की तरह आंदोलनों का एक ढीला संगठन होता है। तो कौन सा यहाँ पर गलत कथन है? तो यहाँ देखिए करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हित समूह की तरह आंदोलनों का एक ढीला संगठन होता है। ये वाला जो कथन है ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभागीय हित समूह नहीं है? ट्रेड यूनियन, व्यापारिक संघ, व्यापारिक समूह, बोलीविया संगठन, फेडेकोर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, बोलीविया संगठन फेडेकोर। ये एक अनुभागीय हित समूह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष, महिला आंदोलन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये कोई आंदोलन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया इसी तरह, तो आपको याद रखना है। आमतौर पर अनुभागीय हित समूह बढ़ावा देना चाहते हैं समाज के समूह के एक विशेष वर्ग के हित में, सामान्य रूप से समाज के हित में, उनके सदस्य की भलाई और बेहतरी में, दोनों ए और सी। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, दोनों ए और सी, मतलब समाज के समूह के एक विशेष वर्ग के हित में, उनके सदस्यों की भलाई और बेहतरी के लिए काम करते हैं अनुभागीय हित समूह। जनहित समूह के संबंध में क्या सत्य नहीं है? वे कुछ सामान्य या सामान्य हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। संगठन के सदस्य को उस उद्देश्य से लाभ नहीं हो सकता जिसका संगठन प्रतिनिधित्व करता है। वे चयनात्मक भलाई की बजाय सामूहिकता को बढ़ावा देते हैं। उनका लक्ष्य अपने सदस्यों की मदद करना है। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो डी करेक्ट है, उनका लक्ष्य अपने सदस्यों की मदद करना है। ये जनहित समूह के संबंध में एक गलत कथन है, क्योंकि जनहित है तो जन मतलब सभी लोगों का उसमें भलाई देखते हैं, वो सिर्फ अपने सदस्यों की भलाई नहीं देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य आंदोलन नहीं है? पर्यावरण आंदोलन, महिला आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सामान्य आंदोलन नहीं है। बोलीविया के जल युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? संघर्ष में बड़े पैमाने पर लामबंदी शामिल थे। एक राजनीतिक संघर्ष के कारण लोकप्रिय संघर्ष हुआ। इसके परिणाम स्वरूप पुरानी दरों पर पानी की आपूर्ति बहाल हो गई। इसके सहज सार्वजनिक भागीदारी का अभाव था। इसमें से कौन सा सही नहीं है बोलीविया के जल युद्ध के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, एक राजनीतिक संघर्ष के कारण लोकप्रिय संघर्ष हुआ। ये वाला जो पॉइंट है वो इसके लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन या श्रमिक ट्रेड यूनियन? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो श्रमिक ट्रेड यूनियन है ये एक दबाव समूह है। बाकी ये सारे आंदोलन है, लेकिन ये जो है एक दबाव समूह है। नेपाल में अप्रैल 2006 के आंदोलन के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? गिरिजा प्रसाद कोइराला नए प्रधानमंत्री बने, माओवादी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आए, संसद बहाल कर दी गई, नए कानूनों ने राजा की शक्ति को कम कर दिया। इनमें से कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? तो बी, माओवादी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आए। ये वाला जो पॉइंट है ये नेपाल में अप्रैल 2006 के आंदोलन के परिणाम के संबंध में गलत है। ठीक है, यहाँ पे सत्य नहीं पूछा है, मतलब कौन सा गलत है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें गलत है, लेकिन हमारे लिए बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया है।
अप्रैल 2006 को नेपाल में आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? सरकार पर नियंत्रण पाने के लिए, सजा से सत्ता छीनना, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, राजा को गद्दी से उतारना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी है। लोकतंत्र को बहाल करने के लिए 2006 में नेपाल में आंदोलन शुरू किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर से याद रखना। देखिए बी ऑप्शन में यहाँ पे ये राजा हो जाएगा, राजा से सत्ता छीनना, तो इसे आप करेक्ट कर लेना। लेकिन करेक्ट ऑप्शन तो सी है वैसे भी, लेकिन अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे इसलिए मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक हित समूह का उदाहरण है? ट्रेड यूनियन, बिजनेस एसोसिएशन, बामसेफ या फेडकोर? इनमें से कौन सा सार्वजनिक हित समूह का उदाहरण है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। बामसेफ जो है ये सार्वजनिक हित समूह का उदाहरण है। बामसेफ के बारे में बहुत बोला गया है, इस चैप्टर में बहुत बताया गया है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आप इसे पूरा पढ़ के जरूर जाना। फेडेकोर में शामिल है इंजीनियर और पर्यावरणविद जैसे पेशेवर, राजनीतिक दलों के नेता, उन किसानों का संघ जो सिंचाई पर निर्भर नहीं थे, घरेलू श्रमिक संघों का परिसंघ। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। फेडेकोर में शामिल है इंजीनियर और पर्यावरणविद जैसे पेशेवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेडेकोर को भी पूरा पढ़ना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक हित समूहों के बारे में सत्य नहीं है? वे चयनात्मक भलाई के बजाय सामूहिकता को बढ़ावा देते हैं, उनका लक्ष्य अपने सदस्यों के अलावा अन्य समूहों की मदद करना है, वे ऐसी गतिविधि करते हैं जिससे उनके साथ साथ दूसरों को भी लाभ होता है, उनकी प्रमुख चिंता उनके सदस्यों की बेहतरी और कल्याण है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें सार्वजनिक हित समूह के बारे में सत्य कथन असत्य कथन बताना है, जो सत्य नहीं है ऐसा कथन बताना है। तो वो ये है कि उनकी प्रमुख चिंता उनके सदस्य की बेहतरी और कल्याण है। ये वाला गलत पॉइंट है इनके लिए, क्योंकि ये सभी का भला चाहते हैं। सार्वजनिक हित समूह यानी कि सबका हित करने वाला समूह, तो यहाँ पे वो सिर्फ अपने सदस्यों की बेहतरी नहीं सोच सकते, इसलिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? नेता, पार्टियां, मतदाता, निर्वाचन क्षेत्र? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पार्टियां। किसी भी देश में कानून बनाने में निर्णायक भूमिका पार्टियों द्वारा निभाई जाती है। नेपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। नेपाल में अप्रैल 2001 में एक असाधारण लोकप्रिय आंदोलन देखा गया। 24 अप्रैल को राजा ज्ञानेंद्र ने एसपी की सभी मांगों को मान लिया। गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। नेपाल में अप्रैल 2001 में एक असाधारण लोकप्रिय आंदोलन देखा गया, ये वाला जो कथन है ये करेक्ट है। मतलब ये अगर नेपाल के बारे में देखा जाए तो यही पॉइंट असत्य है और हमारा बी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर गलत है? पार्टियां राजनीतिक रुख अपनाती है जबकि दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों की परवाह नहीं करते। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित है जबकि पार्टियां में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। दबाव समूह सत्ता में आना नहीं चाहते जबकि राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। दबाव समूह को लोगों की सबसे कम चिंता होती है जबकि पार्टियां पूरी तरह से लोगों पर निर्भर होती है। तो इनमें से कौन सा गलत कथन है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। दबाव समूह को लोगों की सबसे कम चिंता होती है जबकि पार्टियां पूरी तरह से लोगों पर निर्भर होती है। ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेपाल का अंतिम राजा कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजा ज्ञानेंद्र नेपाल के अंतिम राजा थे। कोचाम्बा शहर किस मुद्दे से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए हो जाएगा बी, बोलीविया के जल युद्ध से संबंधित है। कोचाम्बा शहर बहुत पूछा जाता है, आपको ये जरूर से याद रखना है। 2006 में नेपाल में उभरे असाधारण लोकप्रिय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? राजशाही की सुदृढ़ीकरण, लोकतंत्र का उन्मूलन, लोकतंत्र की बहाली, तानाशाह की स्थापना? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, लोकतंत्र की बहाली। ये 2006 में नेपाल में उभरे असाधारण लोकप्रिय आंदोलन के संबंध में बिल्कुल सत्य कथन है।
निम्नलिखित में से कौन सा बोलीविया का एक संगठन था जिसमें स्थानीय पेशेवर, इंजीनियर, पर्यावरणविद शामिल थे? बाम से फेडेकोर, एसपीए, एनएनएपीएम, इनमें से कौन सा था? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी फेडेकोर, जिसमें सभी पेशेवर, इंजीनियर, पर्यावरणविद ये सब शामिल थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको जरूर से याद रखना है। नेपाल के किस राजा ने लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? राजा वीरेंद्र, गिरजा प्रसाद कोइराला, राजा ज्ञानेंद्र या राजा महेंद्र? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है, आपको जरूर से याद रखना है। सार्वजनिक हित समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? किसी विशेष समूह के सदस्यों की बेहतरी और भलाई, कुछ सामान्य हितों का दमन, समाज में एक वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व, सामूहिक भलाई को बढ़ावा देना। कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो डी जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है, सामूहिक भलाई को बढ़ावा देना। ये सार्वजनिक हित समूह के संबंध में बिल्कुल सत्य कथन है और ये पूछा भी जाता है तो आपको जरूर से याद रखना है। वर्ष 1990 में नेपाल में किस प्रकार की सरकार अपनाई गई? राजशाही, तानाशाही, उपनिवेशिक या लोकतांत्रिक? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, लोकतांत्रिक सरकार अपनाई गई वर्ष 1990 में नेपाल में। फेडेकोर इसका उदाहरण है। सार्वजनिक हित समूह, अनुभागीय हित समूह, आंदोलन समूह या दबाव समूह? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुभागीय हित समूह का उदाहरण है फेडेकोर। फेडेकोर के बारे में आप जरूर पूरा डिटेल से पढ़ लेना। एक जनहित समूह का उद्देश्य बढ़ावा देना है, सामूहिक अच्छाई, चयनात्मक अच्छा, अपने स्वयं के सदस्यों का हित, समाज के एक विशेष समूह का हित? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सामूहिक अच्छाई। एक जनहित समूह का उद्देश्य होता है सामूहिक अच्छाई, मतलब सबका अच्छा करना। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल 2006 में बोलीविया में सत्ता में आया? सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सोशलिस्ट पार्टी 2006 में बोलीविया में सत्ता में आई थी। नेपाल और बोलीविया में हुए दोनों संघर्ष में क्या समानता थी? दोनों ही मामले में संघर्ष में बड़े पैमाने पर लामबंदी शामिल थे। दोनों मामले में लोगों ने हिंसा का इस्तेमाल किया। दोनों ही मामले में लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई। दोनों ही मामलों में सरकार ने लोगों की अनदेखी की। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ही मामले में संघर्ष में बड़े पैमाने पर लामबंदी शामिल हुए। लामबंदी का मतलब है कि बहुत बड़ा ग्रुप, जैसे सैनिकों का ग्रुप होता है वैसे लोगों का ग्रुप जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे ही लोगों का जो ग्रुप है वही लामबंदी कहलाता है। तो बड़े पैमाने पे बहुत सारे लामबंदी यानी कि लोग जमा हो गए थे इस आंदोलन के लिए, तो दोनों ही आंदोलन में ये हुआ है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष समूह के हित को बढ़ावा देता है? सार्वजनिक हित समूह, राजनीतिक दल, अनुभागीय हित समूह या सरकार? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुभागीय हित समूह, जो केवल एक विशेष समूह के हित को बढ़ावा देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसको जरूर से याद रखना है। दबाव समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? वे सीधे तौर पर दलगत राजनीति में लगे हुए हैं। वे एक राजनीतिक रुख अपनाते हैं। वे विरोध प्रदर्शन आयोजित करते हैं। वे जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वे सीधे तौर पर दलगत राजनीति में लगे होते हैं। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दबाव समूह के बारे में ये जो है ये बिल्कुल गलत कथन है। बोलीविया जल युद्ध का परिणाम क्या था? लोगों को पानी की बढ़ी हुई दरों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। लोग युद्ध हार गए। बोलीविया सरकार ने विरोध किया। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जल अनुबंध रद्द कर दिया गया और नगर पालिका को पुरानी दरों पर जल आपूर्ति बहाल कर दी गई। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बोलीविया के जल युद्ध का परिणाम हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जल अनुबंध रद्द कर दिया गया और नगर पालिका को पुरानी दरों पर जल आपूर्ति बहाल दी गई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलीविया जल युद्ध का परिणाम पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। नेपाल में पहली बार लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1990 में नेपाल में पहली बार लोकतंत्र स्थापित हुआ था।
उन संग्रहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? आंदोलनकारी संग्रह, दबाव समूह, लोक कल्याण या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दबाव समूह कहते हैं उन संग्रहों को जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। नेपाल में लोकतंत्र कब लागू हुआ? देखिए कब आया, पहली बार वो 1990 में आया, लेकिन कब लागू किया गया सही तरीके से? तो 48 का करेक्ट हो जाएगा डी, 2008 में नेपाल में लोकतंत्र को लागू किया गया। नेपाल में लोगों का संघर्ष किसके लिए प्रेरणा का स्रोत है? पूरे विश्व के लिए, लोकतंत्र प्रेमियों के लिए, ए और बी कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी, पूरे विश्व के लिए और लोकतंत्र प्रेमियों के लिए नेपाल के लोगों का संघर्ष प्रेरणा का स्रोत। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की क्या निशानी है? लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है, सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों में संघर्ष, कुछ फैसले आम सहमति में हो जाएं, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मतलब ये सारे के सारे कथन लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की निशानी है। यहीं पर दोस्तों हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।